हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे कोलरॉशस लॉ के बारे में। तो कोलरॉशस लॉ क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन, जिसमें हम मोलर कंडक्टेंस को कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और उसको जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वाई एक्सिस पे जहां पे वो कट करता है वहां से हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमने साथ में ये भी देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं और उनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके वाई एक्सिस पे कट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द कंडक्टेंस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। वो क्यों था वो भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, मींस हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, बिकॉज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, जो उनकी अल्फा वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो इंक्रीज करती जाती है जितना भी आप उनको डाइल्यूट करते जाओगे। तो इस वजह से हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके डिबाय-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन का जो ग्राफ है उसमें वहां से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास है कोलरॉश लॉ। सो व्हाट इज कोलरॉशस लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। सो अ टॉपिक इज कोलरॉशस लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट migration of ions. Okay, so what is migration of ion? तो पहले हम बात करते हैं migration of ions क्या होती है। So what is migration? Migration of ions. Now suppose हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको हम वाटर में डालते हैं इट आयोनाइजेस into sodium positive aqueous ion and Cl negative aqueous ion. Similarly अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ले लें, सिल्वर नाइट्रेट भी एक सॉलिड कंपाउंड है, इसको भी जब वाटर में डालते हैं इट आयोनाइजेस इनटू द सिल्वर पॉजिटिव एक्वस आयंस एंड नाइट्रेट नेगेटिव एक्वस आयंस। और जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड कोई दो मेटल प्लेट्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लेट इट बी ए सोडियम क्लोराइड, और वी हैव प्लेस्ड द टू मेटल रोड्स एंड वी हैव कनेक्टेड दीज मेटल रोड्स विद अ बैटरी। ओके, सो दिस इज ए पॉजिटिव प्लेट, दिस इज ए नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड वी हैव सेड दैट जब सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालते हैं तो वहाँ पे सोडियम आयंस एंड द क्लोराइड आयन बनते हैं। तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड they will move toward the oppositely charged electrodes। ठीक है, तो ये negative ions, chloride ions, they will move toward the positive charged electrode, and the positive ions, that is sodium ions, they will move toward the negative charged electrode. This movement of ions under the influence of electric field is known as migration. Okay, and because the ions are moving, so we can say that it is a migration of ions. So what is migration of ion? It is the movement of ions in a solution अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो उस टाइम जो आयंस मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर? अब बात करते हैं कोलरॉशस लॉ के बारे में। तो कोलरॉशस लॉ क्या है, कोलरॉश ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस को स्टडी किया और बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा, एक यूनिक पैटर्न देखने को मिला। वो क्या था कि जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करते हैं विच आर हैविंग द वन कॉमन आयन, ठीक है, मीन्स हमारे पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है और एक दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें एक आयन कॉमन है, चाहे वो कैटायन कॉमन हो चाहे एनायन कॉमन हो, और जब हम उनकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं उनका, तो हमें उनकी वैल्यू जो मिलती है वही सेम वैल्यू हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की कॉम्बिनेशन मिलती है जिसमें हम एनायन फिर से सेम रखते हैं, ठीक है, और कैटायन चेंज करते हैं। हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि सपोज हमारे पास KCl और NaCl है, मीन्स वी हैव टेकन द पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इफ वी कंपेयर द मोलर कंडक्टेंस
at infinite dilution of potassium chloride and the sodium chloride. So we have observed that it is having the value 149.9 and sodium chloride is having the 126.5. so difference between these two values is 23.4. okay, and if we again take another two electrolytes having the same cations but different anion, means we have taken the potassium bromide and sodium bromide. okay, so we observe that the molar conductance of KBr at infinite dilution is 151.6 and for sodium bromide it is 128.2. if you again take the difference, you will observe that it is again 23.4. okay, now if I compare one more electrolyte which is having the again different type of the common anion, so we have potassium nitrate and sodium nitrate. okay, if we observe the molar conductance at infinite dilution of these two electrolytes, so we observe that it is having the 145.0 and it is having the 121.6. so if you take the again difference will be 23.4. so this is a unique pattern which has been observed in three different combinations of the electrolyte. okay, in this case we have the chloride, in this case we have the bromide and we have nitrate which are common in all these electrolytes. okay, तो यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 23.4. सेम डिफरेंस वी ऑब्जर्व इन द KBr and NaBr. okay, again he did another experiment in which he took the difference of the molar conductance at infinite dilution of the electrolytes in which the cations are same but anions are different. okay, so he took sodium chloride and sodium nitrate, sodium chloride and sodium nitrate. so if you take the molar conductance at infinite dilution, you will observe that it is having the 126.5 and it is 121.6, and if you take the difference you will observe that it is 4.9. okay, similarly if you take the potassium chloride and potassium nitrate, okay, now we are comparing the molar conductance of chloride and nitrate, okay, having the same cation. Here we have taken the same cation, that is potassium. It was sodium here, it is potassium here. so you will observe that it is 149.9 and for potassium nitrate it is 145.0. the difference is again 4.9. similarly he took two more another salt in which the cations are again different. so he took lithium chloride and lithium nitrate. okay, so the molar conductance at infinite dilution for lithium chloride is 115.0 and for lithium nitrate it is 110.1, and if you take the difference you will observe that it is 4.9. so from these experiment he said that each ion has their own conductance. हर एक आयन की अपनी अपनी एक कंडक्टेंस है जो डिपेंड नहीं करती है बिल्कुल भी साथ वाले कैटायन के ऊपर. ओके, और मीन दूसरे आयन के ऊपर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनायंस, मींस एनायंस विल मूव इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायंस. ओके, सो यहां पे क्लोराइड जो हमने लिया सेम लिया, पोटाशियम और सोडियम हमारे पास डिफरेंट है. तो मींस पोटाशियम की अपनी मूवमेंट है जिसके कारण हमारे पास कंडक्टेंस आ रही है और सोडियम की अपनी मूवमेंट है जिसके कारण हमारे पास कंडक्टेंस आ रही है. और ये डिफरेंस जो 23.4 में देखने को मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. ठीक है, जो सेम चीज हमें इस सेकंड कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिल रही है. अब वहां पे ब्रोमाइड है, मींस द सोडियम एंड पोटाशियम आर मूविंग इंडिपेंडेंटली इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रोमाइड और क्लोराइड. ठीक है, तो मींस ब्रोमाइड और क्लोराइड के होने से पोटाशियम और सोडियम की कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व द सेम डिफरेंस. ओके, सिमिलरली अगेन वी ऑब्जर्व दैट कि अब हमने पोटाशियम के साथ नाइट्रेट और सोडियम के साथ भी नाइट्रेट लिया. अगेन जो नाइट्रेट है वो सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द सेम कंडक्टेंस डिफरेंस. हियर आल्सो वी हैव ऑब्जर्व दैट the sodium which is associated with the chloride and sodium which is associated with the nitrate. Okay, so the difference is 4.9. this difference is because of the conductance of chloride and nitrate. ठीक है, जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता अगर हम वहां पे सोडियम को रिप्लेस करते हैं पोटाशियम के साथ.
अब पोटाशियम के होने से भी इनकी कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्लियर? जब हमने लिथियम लिया है तब भी हमारे पास यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो मींस ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंटली इरिस्पेक्टिव ऑफ द काउंटर आयन। क्लियर? तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू में डिफरेंस क्यों नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमने बात की है कि हम जो कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या मान के चलते हैं, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो, अब मान के चलते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मीन व्हेन द कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लेस, उस केस में जो आयोनाइजेशन होती है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, ठीक है, तो वो क्या होती है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। और अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है और बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है मीन्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उस केस में जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड द नेगेटिव चार्ज आयंस दैट आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। सो उस वजह से तो कोलॉर्ड्स लॉ क्या डिफाइन करता है, इट सेज दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर the dissociation of the electrolyte is complete, okay, so each ion move independently of the other ion and each ion has their own ionic conductance। ठीक है, so किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है, so that will be the sum of the molar ionic conductance at infinite dilution of cations and anions, means it will be the sum of the ionic conductance at infinite dilution of cations and ionic conductance at infinite dilution of anions, means if we have a salt like AxBy, so it will ionize to XaY positive plus YBX negative। so उस केस में हम अगर बात करें कि what would be the molar conductance at infinite dilution of AxBy, that will be the X times the ionic conductance at infinite dilution of Ay positive ions and Y times the ionic conductance of Bx negative ions। ठीक है, तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स आगे लगे होंगे वो हमने उनके साथ मल्टीप्लाई करने हैं। मीन्स वी हैव a salt like potassium sulfate, so okay, so ये ionize करेगा, it will form 2 potassium ions and 1 sulfate ion। okay, so if we talk about the molar conductance of potassium sulfate at infinite dilution, it will be calculated by taking the ionic conductance at infinite dilution of potassium ion multiplied by 2 plus the ionic conductance at infinite dilution of sulfate ions। okay, so means each ion has their own conductance which is independent of the other ion। clear? so इसको हमने summarize किया, that is known as the Colorsch's law। next we talk about the applications of the Colorsch's law। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज we can calculate the degree of dissociation of the weak electrolyte। okay, so first application is calculation of degree of dissociation of weak electrolytes। okay, so weak electrolyte के केस में क्या होता है कि जो अल्फा है that is equal to the molar conductance at any concentration upon the molar conductance at infinite dilution। ठीक है, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, एंड वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम द कोलॉर्शियस लॉ। तो अगर हम उन दोनों कंडक्टेंस का रेशियो लेते हैं तो वहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है इजिली, विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो जितना वो डिसोसिएट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कंडक्टेंस आएगी और वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो कितना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन constant which is known as Ka for weak acids।
ठीक है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ सपोज वी हैव अ वीक एसिड विच आयोनाइजेस पार्शियली इनटू ए नेगेटिव आयंस एंड द एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास इसका 1 मोल है, ठीक है, और उस टाइम आयंस कुछ भी नहीं होंगे। आफ्टर सम टाइम लेट अल्फा हैज बीन डिसोसिएटेड, ठीक है, अल्फा डिसोसिएट कर गया तो उस टाइम ए भी कितने बनेंगे? अल्फा बनेंगे, और एच पॉजिटिव कितने बनेंगे? अल्फा बनेंगे। नाउ इफ वी हैव द कंसंट्रेशन सी मोल्स, so what will be the equilibrium concentration at equilibrium? so if we have the c moles, 1 में से अल्फा डिसोसिएट कर रहे हैं तो c में से कितने डिसोसिएट करेंगे? c माइनस अल्फा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये इट विल बी c इंटू 1 माइनस अल्फा पीछे बच जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, और कितना a बनेगा? दैट इज c अल्फा, एंड h भी कितने बनेंगे? c अल्फा। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड? दैट इज नोन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हिच इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, equilibrium concentration of the A negative ions and H positive ions upon the concentration of HA, that is the weak acid. Okay, now putting the values or the concentration of A negative, H positive and HA, we can have the C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha. तो यहाँ से एक C जो है कैंसिल हो जाएगा, और we will have the C alpha square upon 1 minus alpha. So what is Ka? So Ka is C alpha square upon 1 minus alpha. So alpha क्या है? The degree of dissociation which we can calculate like this. ठीक है, इस तरह से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कोलोसियस लॉ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे, so we can easily calculate the value of Ka, that is dissociation constant of the weak acid. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है वी कैन इजीली डिटरमिन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, दैट इज वी कैन कैलकुलेट और डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, मींस वेरी वेरी लिटिल अमाउंट इज सॉल्युबल। ठीक है, इफ यू टेक द 100 ml वाटर एंड यू ऐड अप्रोक्सीमेटली 0.1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो उसमें से बहुत ही कम अमाउंट सॉल्युबल होगी, और ऐसे लगेगा कि सारा का सारा जो कंपाउंड है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, मींस इट फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डिसोल्यूशन इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो उस केस में जो कंसेंट्रेशन होती है वो उनकी बहुत कम होती है, मींस द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। क्लियर? तो हमने पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन द कंसेंट्रेशन। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के केस में जितना वो सॉल्युबल हुआ उतनी ही उनकी कंसेंट्रेशन हुई। ठीक है, तो मान लेते हैं S क्या है? उनकी सॉल्युबिलिटी है, मींस S अमाउंट जो है वो सॉल्युबल हुआ। क्लियर? तो वही उसकी कंसेंट्रेशन हुई, वही उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। क्लियर? सो वी कैन रिप्लेस द कंसेंट्रेशन विद द S, सो इट इज कापा इनटू 1000 अपॉन S। क्लियर? अब क्योंकि मैंने बताया कि उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत लेस है, तो वहां पे वो जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी डाइल्यूट। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो वी कैन रिप्लेस द लैम्डा m हियर विद लैम्डा m नॉट। सो यहां से हम कह सकते हैं कि द लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन S. S is the solubility which we have to calculate. Okay, so यहाँ से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं, तो S will be equal to kappa, that is specific conductance, into 1000 upon lambda m naught. अब lambda m naught हम कहाँ से निकालेंगे? From the Clausius law. ठीक है, specific conductivity और specific conductance कहाँ से निकालेंगे? From the experiment. ठीक है, तो वहाँ से हमें उनकी solubility पता चल जाएगी कि कितना वो अमाउंट उसमें soluble हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
डिटर्मिनेशन ऑफ solubility product of sparingly soluble salt। अब हमने solubility तो निकाल ली, अब solubility product कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। sparingly soluble salts, ठीक है। तो sparingly soluble salt हम बात करते हैं कि हमारे पास arbitrary हम कोई ले लेते हैं, एक salt है, like we have AB, ओके। तो AB क्या है, एक सॉलिड है, और इसको जब हमने वाटर में डाला तो इट विल आयोनाइज इनटू ए पॉजिटिव एक्वस आयंस एंड बी नेगेटिव एक्वस आयंस, क्लियर। एंड व्हाट विल बी द Kc वैल्यू, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव अपॉन ए बी सॉलिड। अब क्योंकि सॉल्ट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मींस वेरी वेरी लेस अमाउंट विल बी सॉल्युबल, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही कम अमाउंट जो है उसमें से सॉल्युबल हुई। सपोज अगर हम 0.1 मोल डाल रहे हैं तो उसमें से अगर कुछ अमाउंट उसमें सॉल्युबल हुई, सपोज हम कहते हैं कि उसमें से 0.0001 मोल जो है सॉल्युबल हुआ, तो पीछे कितना रह गया, दैट विल बी दी 0.09999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 मोल, ठीक है। तो मीन्स जिसकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, जो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ AB सॉलिड इज कांस्टेंट, जिसको हम सिंपली यहाँ पे स्मॉल k लिख देते हैं। सो लेट इट बी स्मॉल k, ओके। सो वी हैव the Kc which is equal to the product of the concentration of the ions and K, ठीक है। तो K को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं Kc से, so we have the solubility product which is equal to the Kc into small k, which is nothing but it is the product of the concentration of ions, concentration of ions। so मान के चलते हैं कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज S, तो अगर इसमें से S सॉल्युबल हो रहा है तो यहाँ पे आयंस भी कितने बनेंगे, S बनेंगे, ठीक है। सो मीन्स इस केस में हमारी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी दी S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर। हम इसको और इजी करते हैं, हम एक सॉल्ट लेते हैं कि सपोज हमारे पास है AXBY, लेट इट बी AXBY, ओके। और जब ये आयोनाइज करेगा it will form X times AY positive plus Y times BX negative, okay। so if the solubility of this salt is S, तो यहाँ पे X time S concentration होगी, Y times S concentration होगी किसकी, B negative और A positive की। so in that case what will be the solubility product which was equal to AY positive raised to power X and BX negative raised to power Y। so AY positive की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज XX, and BY negative की कितनी है, दैट इज YS। so we can put the value that is SX S raised to power X and X Y S raised to power y, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, दैट इज x रेज टू पावर x इंटू y रेज टू पावर y एंड s रेज टू पावर x प्लस y। knowing the coefficients means knowing the value of coefficients we can easily calculate the solubility product, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लेते हैं, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट मान लेते हैं कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो चलो कॉपर सल्फेट नहीं लेते, ये तो सॉल्युबल होता है, हम बात कर लेते हैं लेड सल्फेट। लेड सल्फेट क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो व्हेन इट विल आयोनाइज इट विल फॉर्म द लेड 2 पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस। तो ये तो सिंपल है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S रहेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S रहेगी, ठीक है। तो दैट विल बी सिंपली S स्क्वायर आ जाएगी। इस केस में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी S स्क्वायर। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है, ओके।
हालांकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल है, हम मान के चलते हैं कि ये स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट है। तो उस केस में क्या होगा, वी विल हैव द 2 पोटेशियम आयंस प्लस 1 सल्फेट नेगेटिव आयंस। तो मान लेते हैं कि S क्या सॉल्युबिलिटी है, तो वहां पे 2S क्या बनेगा, पोटेशियम आयन, एंड 1S विल बी द सल्फेट आयन। सो व्हाट विल द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या रहेगी, दैट इज 2S स्क्वायर इंटू S। सो दैट विल बी 2 raised to power 2, that is 4 S square into S cube, ठीक है, तो दैट विल बी 4S cube। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज अल्मीनियम सल्फेट। अल्मीनियम सल्फेट, तो जब ये आयोनाइज करेगा दैट इज ए स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट। सो यहां पे क्या बनेंगे, 2 अल्मीनियम 3 पॉजिटिव आयंस एंड 3 सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस। क्लियर। तो इस केस में व्हाट वुड बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर S इज द सॉल्युबिलिटी तो यहां पे मेरे पास क्या बनेंगे, 2S अल्मीनियम आयंस एंड 3S सल्फेट आयंस। क्लियर। सो व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट विल बी द 2S raised to power 2 into 3S raised to power 3। Clear? So it will be the 4S square into 9S cube and 4 into 9 36, so it is 36S raised to power 5. Having the value of solubility, we can easily calculate the solubility product of a given sparingly soluble salt. Clear है। तो ये तो थी applications। अब हम बात करते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कोलोसिस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। सो कोलोस लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो किसके ऊपर होगी, डिपेंड करती है, दैट इज द सम ऑफ द ऑल द आयंस। ठीक है, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। सो इस केस में जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है एसिटिक एसिड की, जो कि वीक एसिड है, वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H आयंस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयंस। अगर हमें एसीटेट आयंस और H आयन की कंडक्टेंस कहीं से मिल जाए तो हम यहाँ पे उनको ऐड करके एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी वीक कंपाउंड और वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड में हमें H आयंस और एसीटेट आयन चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H आयंस प्लस द आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयंस। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव आयन की जो कंडक्टेंस है वो मिल जाएगी, बट साथ के साथ हमें क्लोराइड की भी मिलेगी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल टेक one more electrolyte, that is sodium chloride, which is a strong electrolyte. So इस केस में भी हम कोलोस लॉ अप्लाई करते हैं। So it says that the molar conductance at infinite dilution of sodium chloride will be equal to the ionic conductance of sodium ions plus the ionic conductance of chloride ions। ठीक है, अब हम यहाँ से HCl में से अगर हम NaCl की कंडक्टेंस को माइनस करते हैं तो क्लोराइड की कंडक्टेंस तो वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट वहाँ पे सोडियम आयन की कंडक्टेंस आ जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन। तो हमें कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें सोडियम आयन भी हो और एसीटेट आयन भी हो। सो लेट अस टेक द सोडियम एसीटेट। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी इक्वल टू द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस the ionic conductance at infinite dilution of the acetate ions। Clear? अब हम क्या करें, हम इस फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को अगर हम ऐड कर दें, देन वी विल हैव
the ionic conductance of H positive ions, ionic conductance of sodium positive ions, ionic conductance of chloride negative ions, and the ionic conductance of acetate ions. Okay, तो हमें क्या चाहिए? H positive and acetate ion. We do not need the sodium positive and the chloride negative. So वो हम यहाँ से subtract करेंगे. So we can say that the molar conductance at infinite dilution of acetic acid will be equal to the molar conductance of HCl plus the molar conductance at infinite dilution of sodium acetate minus the molar conductance at infinite dilution of sodium chloride. वो क्यों? अब इनमें हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा. नाउ इट इज इक्वल टू the molar conductance of HCl, it is equal to the molar conductance of H positive ions, okay, plus the molar ionic conductance of chloride negative ions, plus the molar ionic conductance of sodium positive ions, plus the molar ionic conductance of acetate ions, minus the ionic conductance of sodium positive ions माइनस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड नेगेटिव आयन. अब क्योंकि हर आयन की अपनी कंडक्टेंस है एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, सो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी. सो यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड जो कि पॉजिटिव है कंडक्टेंस दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सोडियम यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? दैट इट इज इक्वल टू द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस plus the ionic conductance of acetate ions. ठीक है, so it is equal to the molar ionic conductance of acetate ion, acetic acid, okay, so which we have calculated from the molar conductance at infinite dilution of these three strong electrolyte. ठीक है, दो की कंडक्टेंस को हमने ऐड किया, तीसरे की उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमें क्या मिल गई? लास्ट में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक एसिड मिल गई यहाँ पे. क्लियर? इस तरीके से हम कोई भी तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके उनकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिबाय-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन. उनको हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो भी आयंस हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं, और उन दोनों आयंस की कंडक्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा तो उसकी हमारे पास क्या मिल जाएगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर.